17 नवंबर 1869 मिस्र की रेत के बीच एक ऐसा जलमार्ग खुला जिसने दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक लाइन ही नहीं खींची, बल्कि यूरोप, एशिया और ग्लोबल ट्रेड की किस्मत बदल दी। सोचिए, अगर जहाजों को यूरोप से इंडिया, चाइना या ईस्ट एशिया जाना हो और बीच में अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना पड़े, तो सफर कितना लंबा, कितना महंगा और कितना खतरनाक हो जाएगा। लेकिन स्वेज नहर ने यह सब बदल दिया। ये सिर्फ एक कनाल ही नहीं थी, ये समुद्री व्यापार की धड़कन, साम्राज्यों की ताकत, युद्धों की वजह और आज की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक बन गई। स्वेज नहर मिस्र में स्थित एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 193 किलोमीटर मानी जाती है। इस नहर ने यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी को बहुत कम कर दिया, क्योंकि अब जहाजों को केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका के सबसे दक्षिणी सिरे का लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ता। यही वजह है कि स्वेज नहर बनने के बाद वर्ल्ड शिपिंग, एम्पायर बिल्डिंग और एनर्जी रूट्स तीनों पर इसका गहरा असर पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्वेज नहर का विचार अचानक 19वीं सदी में पैदा हुआ था? नहीं, इसका सपना बहुत पुराना था। प्राचीन मिस्र के शासकों के समय से ही नील नदी को रेड सी से जोड़ने वाले जलमार्गों के प्रयास होते रहे थे। अलग अलग कालों में कुछ पुराने कनाल्स भी बने, बिगड़े, बंद हुए और फिर दोबारा खोदे गए, मगर वो मॉडर्न स्वेज कनाल जैसा सीधा मेडिटेरेनियन सी से रेड सी तक का कनेक्शन नहीं था। आधुनिक स्वेज नहर का विचार बाद में स्पष्ट रूप से सामने आया, जब ये समझ में आया कि यदि ये सीधा जलमार्ग बन गया तो दुनिया के समुद्री व्यापार का भूगोल बदल जाएगा। 18वीं सदी के अंत में जब नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र पहुंचा, तब भी इस इलाके में कनाल बनाने का विचार उठा था। लेकिन उस समय एक गलत सर्वे के कारण यह मान लिया गया कि रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के जल स्तर में बहुत बड़ा अंतर है और अगर कनाल बनाई गई तो भारी तकनीकी समस्या खड़ी हो जाएगी। बाद में यह धारणा गलत साबित हुई। यही वो मोड़ था जहां फ्यूचर इंजीनियर्स को भरोसा मिला कि एक सी लेवल कनाल बनाना संभव है, यानी एक ऐसी नहर जिसमें लॉक्स की जरूरत ना पड़े। अब कहानी में प्रवेश होता है एक फ्रांसीसी डिप्लोमेट का, फर्डिनेंड डी लेसेप्स। 1854 में उन्हें मिस्र के शासक सईद पाशा से कनाल निर्माण के लिए कंसेशन मिला और 1856 में एक और एक्ट के तहत स्वेज कनाल कंपनी को कनाल बनाने और कंप्लीशन के बाद 99 वर्षों तक उसे ऑपरेट करने का अधिकार दिया गया। यही वो राजनीतिक और कारोबारी ढांचा था जिसने इस महापरियोजना को जमीन पर उतारा। 25 अप्रैल 1859 को स्वेज नहर के निर्माण का काम औपचारिक रूप से शुरू हुआ। यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की दुनिया का चमत्कार जरूर था, लेकिन इसके पीछे बहुत कठिन श्रम, राजनीतिक दबाव, वित्तीय संकट और मानवीय पीड़ा भी छिपी थी। शुरुआती वर्षों में एक्सकवेशन का बड़ा हिस्सा इजिप्शियन लेबर के सहारे किया गया। काम बेहद कठिन था, जलती गर्मी, रेत, सीमित संसाधन और कई जगह बीमारी का खतरा। हिस्टोरिकल अकाउंट्स में यह भी दर्ज है कि निर्माण के दौरान कोलेरा जैसी बीमारी ने वर्कर्स को बुरी तरह प्रभावित किया। लगभग 10 साल तक चले इस विशाल ड्रेजिंग और डिगिंग अभियान के बाद कनाल आखिरकार तैयार हो गई। फिर आया वो दिन जिसने दुनिया बदल दी। 17 नवंबर 1869 स्वेज कनाल को नेविगेशन के लिए खोल दिया गया। इस ओपनिंग ने यूरोप से एशिया तक के समुद्री रास्ते को ड्रामेटिकली छोटा कर दिया था। अब ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी यूरोपियन पावर्स के लिए इंडिया और एशियाई बाजारों तक पहुंचना कहीं आसान हो गया। इसलिए स्वेज नहर सिर्फ एक व्यापारिक परियोजना नहीं रही, ये कॉलोनियल पावर पॉलिटिक्स का सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट बन गई। जिसने स्वेज को कंट्रोल किया उसने लार्जली ईस्ट वेस्ट समुद्री एक्सेस पर प्रभाव जमा लिया। लेकिन नहर बनने के बाद एक नया सवाल उठा, इस पर असली नियंत्रण किसका होगा? कागज पर स्वेज कनाल कंपनी थी, लेकिन असल में ब्रिटिश और फ्रेंच इंटरेस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत मजबूत हो गया। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन ने मिस्र की राजनीति और इस कनाल रूट पर अपना प्रभाव इतना बढ़ा लिया कि स्वेज उसके साम्राज्य के लिए एक लाइफलाइन बन गई। खासकर इंडिया तक उसके संपर्क और सैन्य व्यापारिक मूवमेंट के लिए ये रूट अनमोल था। 20वीं सदी में आते आते स्वेज कनाल की स्ट्रेटेजिक वैल्यू और भी बढ़ गई। अब ये सिर्फ कॉलोनियल रूट नहीं था, बल्कि ऑयल ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री मूवमेंट और ग्लोबल सप्लाई चेन का सेंट्रल आर्टरी बन चुकी थी। फिर आया 1956, एक ऐसा साल जिसने स्वेज नहर को पूरी दुनिया की सुर्खियों के केंद्र में ला दिया। 26 जुलाई 1956 को मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर ने स्वेज नहर का नेशनलाइजेशन घोषित कर दिया। इसका मतलब साफ था, अब यह कनाल विदेशी प्राइवेट कंट्रोल से निकलकर मिस्र के हाथों में आ चुकी थी। नासिर के इस फैसले ने ब्रिटेन और फ्रांस को झटका दे दिया।
क्योंकि कनाल पर उनका पुराना नियंत्रण और आर्थिक हित दांव पर लगे हुए थे। जल्द ही यह तनाव सुएज क्राइसिस में बदल गया। अक्टूबर 1956 में इजराइल ने मिस्र पर हमला किया और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी मिलिट्री इंटरवेंशन किया। दुनिया ने देखा कि एक कनाल को लेकर इंटरनेशनल क्राइसिस किस हद तक जा सकता है, लेकिन इस युद्ध का अंत वैसे नहीं हुआ जैसा ब्रिटेन और फ्रांस चाहते थे। अमेरिका, सोवियत संघ और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस संकट ने साफ कर दिया कि कॉलोनियल एरा की पुरानी ताकतें अब पहले जैसी निर्णायक स्थिति में नहीं रहीं। इस घटना ने जमाल अब्दुल नासिर की छवि अरब दुनिया में बेहद मजबूत कर दी। सुएज नहर का इतिहास यही नहीं रुकता। 1967 के अरब इजरायली वॉर के बाद कनाल फिर बंद हो गई। ये पाबंदी बहुत लंबी चली, लगभग 1975 तक। इस दौरान कनाल के आसपास का क्षेत्र युद्ध का संवेदनशील मोर्चा बन गया। नहर में फंसे जहाज, रुका हुआ व्यापार और बढ़ती जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने दुनिया को दिखाया कि अगर सुएज जैसे चौक पॉइंट्स पर संकट आ जाए तो ग्लोबल कॉमर्स कितनी जल्दी प्रभावित हो सकता है। बाद में क्लियरेंस, डिमाइनिंग और रिस्टोरेशन के बाद कनाल को दोबारा खोला गया और 1976 में बड़े टैंकर्स का ट्रांजिट भी शुरू हुआ। समय के साथ शिप्स बड़े होते गए, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता गया और सुएज नहर पर दबाव भी बढ़ता गया। इसी वजह से इजिप्ट ने इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट शुरू किए। 2015 में एक बड़े एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के तहत नए चैनल सेक्शन और ड्रेजिंग का काम पूरा किया गया, जिससे ट्रैफिक हैंडलिंग क्षमता बढ़ी। बाद के वर्षों में भी सदर्न सेक्शन सहित कुछ हिस्सों में फर्दर इंप्रूवमेंट्स की गई, खासकर 2021 के एवर गिवन इंसिडेंट के बाद, जब एक विशाल कंटेनर शिप के फंस जाने से कनाल कई दिनों तक ब्लॉक रही और ग्लोबल सप्लाई चेन पर तगड़ा असर पड़ा। इसके बाद 2024 के अंत तक इजिप्ट ने एक नई 10 किलोमीटर एक्सटेंशन का ट्रायल रन भी पूरा किया, जिससे 2-वे ट्रैफिक सेक्शन और इमरजेंसी हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। और यही सुएज नहर की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये सिर्फ इतिहास का विषय नहीं, आज की दुनिया का लाइव प्रेशर पॉइंट है। ऑयल टैंकर्स, कंटेनर शिप्स, एनर्जी कार्गो, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सबका एक बड़ा हिस्सा इसी रूट से गुजरता है। जब यह नहर स्मूथ चलती है तो दुनिया का व्यापार तेजी से बहता है, लेकिन जब यहाँ ब्लॉकेज, वॉर रिस्क या रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो फ्रेट कॉस्ट, डिलीवरी टाइम, इंश्योरेंस रिस्क और फ्यूल प्राइसेस तक प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सुएज नहर का इतिहास सिर्फ मिस्र की कहानी नहीं है, ये मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन की कहानी है। सुएज नहर एक सी लेवल कनाल है। इसका मतलब है कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच जल स्तर में इतना बड़ा अंतर नहीं है कि जहाजों को ऊपर नीचे उठाने के लिए लॉक्स की जरूरत पड़े। यानी जहाज किसी लिफ्ट सिस्टम से नहीं गुजरते, बल्कि वे सीधे नहर के रास्ते आगे बढ़ते हैं। जब कोई जहाज सुएज नहर में प्रवेश करता है तो वो एक फिक्स्ड नेविगेशन रूट को फॉलो करता है। नहर हर जगह बहुत चौड़ी नहीं है, इसलिए जहाजों की मूवमेंट को केयरफुली कंट्रोल किया जाता है। बड़े शिप्स आमतौर पर कॉन्वॉय सिस्टम में चलते हैं। जहाजों के समूह तय समय पर एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। कुछ हिस्सों में जहां नहर ज्यादा चौड़ी है या बाईपास सेक्शन बने हुए हैं, वहां ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाले जहाज एक दूसरे को पास कर सकते हैं। इसी सिस्टम की मदद से ट्रैफिक को मैनेज किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया पर सुएज कनाल अथॉरिटी नजर रखती है। असल में जहाज कनाल के सदर्न और नॉर्दर्न एंट्री पॉइंट से अंदर आते हैं और कई घंटे तक धीरे धीरे कंट्रोल्ड स्पीड में आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में लेक्स और चौड़े सेक्शंस भी पड़ते हैं जो ट्रैफिक मैनेजमेंट में मदद करते हैं। सुएज नहर का रूट मिस्र के उत्तर में मेडिटेरेनियन सी के किनारे बसे पोर्ट सईद से शुरू होता है। वहां से यह नहर साउथ की ओर इस्थमोस ऑफ सुएज को काटते हुए नीचे बढ़ती है। बीच में लेक तिम्सा और बिटर लेक जैसे जल क्षेत्रों से गुजरती है। फिर मिस्र के शहर सुएज के पास जाकर गल्फ ऑफ सुएज में खुलती है, जो रेड सी का उत्तरी हिस्सा है। और रेड सी के बाद जहाज आगे बाब अल मंदेब, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी से होते हुए इंडियन ओशियन और फिर एशिया, इंडिया, चाइना जैसे रूट्स तक पहुंचते हैं।